बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो पहले हमने 3 लेक्चर डिस्कस किए थे कि सेल क्या होता है, उसके बाद सेल की खसूसियात कौन कौन सी होती हैं और लाइफ क्या होती है। आज हम इनको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सेल थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। तो क्लास सेल को हमने डिफ़ाइन किया था कि सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट होने का मतलब क्या है कि अगर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर देने वाली चीज़ एक सेल है। बिल्कुल इसी तरह ये देखें, एक दीवार है, इस दीवार को स्ट्रक्चर देने वाली चीज़ ये ब्रिक, ये ईंट है। अगर हम एक एक करके इन ईंटों को जोड़ना शुरू कर दें तो ये दीवार बन जाएगी, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर हम एक एक करके इन ईंटों को निकालना शुरू कर दें तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें तो उसका स्ट्रक्चर सेल्स ने बनाया हुआ है। अगर हम सेल्स को ऐड करना शुरू कर दें तो स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाएगा। अगर हम सेल्स को एक एक करके निकालना शुरू कर दें तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर लास्ट पे ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास आप लोग देखें, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक ह्यूमन है। सबसे पहले हमने इसका हार्ट लिया तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था। हार्ट को हमने देखा तो वो मिलके बना हुआ था टिश्यूज़ से। टिश्यूज़ को मज़ीद हमने अब आगे डिस्कस किया, आगे उसको डीपली देखा तो वो मिलके बना हुआ था सेल्स से। मतलब सेल्स मिले तो ये बन गया टिश्यू, टिश्यूज़ मिले तो ये बन गया ऑर्गन, ऑर्गन्स मिले तो ये बन गया ऑर्गन सिस्टम। इसका मतलब ये है कि लास्ट पे अगर हम मुकम्मल ऑर्गेनिज्म को देखें तो बेसिक तौर पे वो सेल से ही मिलके बना हुआ है। अगर हम आइज़ को देखें तो वो आइज़ सेल से मिलके बनी हुई है। अगर हम उसके हार्ट को देखें तो वो हार्ट सेल से मिलके बना हुआ है। अगर हम उसके स्टमक को देखें तो स्टमक के सेल्स और तरह के होते हैं। अगर हम उसके मसल को देखें तो वो मसल सेल से बना हुआ है। तो इस ऑर्गेनिज्म को बेसिक तौर पे स्ट्रक्चर देने वाली चीज़ कौन सी है? ये सेल है। इसका मतलब ये है कि सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आगे हम देखेंगे कि सेल इज़ अ फंक्शनल यूनिट। इसका मतलब क्या है? प्लस अगर तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर सेल ने दिया हुआ तो उसका फंक्शन भी सेल के लेवल पे हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप देखें, सेलुलर रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें सेल के लेवल पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलती हैं और उनके मिलने से एटीपी बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये काम सारा सेल के लेवल पे हो रहा था। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे क्रेब्स साइकिल के अंदर और उसके बाद कैल्विन साइकिल के अंदर इन चीज़ों को देखेंगे। एक्सक्रीशन के वेस्ट सबसे पहले सेल से निकलते हैं, उसके बाद बॉडी से निकलते हैं। ग्रोथ, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेल है तो इस सेल में हुई माइटोसिस, माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बने, फिर 2 सेल से आगे 4 सेल बने, 4 से 8, इस तरह सेल्स बढ़ते जाते हैं। जब सेल्स बढ़ते हैं, सेल के लेवल पे माइटोसिस हो रही होती है, इसकी ग्रोथ हो रही होती है, तो एज अ रिज़ल्ट वो ऑर्गेनिज्म मुकम्मल तौर पे बढ़ रहा होता है। इसका मतलब है कि सेल के लेवल पे ये ग्रोथ हो रही है। कंट्रैक्शन, अगर हम देखें हमारा मसल जब कंट्रैक्ट करता है तो बेसिक तौर पे जो सेल्स होते हैं, सबसे पहले सेल्स कलेक्टिवली एक एक करके देखें तो सेल्स कंट्रैक्ट करते हैं और उनके कलेक्टिवली फंक्शन से हमारा पूरे का पूरा मसल कंट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल क्लास आप लोग देखें कि एक शख्स था, उसने खाना खाया या फिर उसने कोई मीठी चीज़ खाई तो उसका ग्लूकोज़ लेवल जो है वो बढ़ गया। अब ग्लूकोज़ लेवल जब बढ़ता है तो उसके बाद जिस्म के अंदर प्रोड्यूस होनी होती है इंसुलिन। अब इंसुलिन बनाने का काम सेल लेवल पे शुरू होता है। एक सेल के अंदर होता है हमारे पास ये वाला न्यूक्लियस, प्लस इस न्यूक्लियस के पास होते हैं क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन लगा होता है, वो जीन होता है एक डीएनए का पार्ट। इसको हम आगे भी डिफ़ाइन करेंगे। तो जीन एक डीएनए का ऐसा पार्ट होता है जो प्रोटीन बनाने के काम आता है। अब ये डीएनए का पार्ट होता है, इस डीएनए से हमारे पास बनेगा आरएनए। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए से आगे बनेगी प्रोटीन। प्रोटीन इंसुलिन क्या करेगी? इंसुलिन इस ग्लूकोज के लेवल को दोबारा नॉर्मल लेवल पे ले आएगी। तो अब देखें तो ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम करने का जो काम है वो शुरू कहाँ से हुआ? सेल लेवल पे। तो बिल्कुल इस तरह अगर हम सांस ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे सेल सांस ले रहे हैं। अगर हमारा मसल कंट्रैक्ट कर रहा है तो सबसे पहले सेल्स कंट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारा हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो हार्ट के मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं। अगर हम देख रहे हैं तो हमारे आइज़ के सेल्स देख रहे होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर देने वाली चीज़ भी सेल और उसके फंक्शंस करवाने वाली चीज़ भी सेल ही होती है। उसके बाद ये है कि क्लास हमने पीछे भी इसको डिस्कस किया था कि सेल के 7 करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्लास किसी चीज़ को लिविंग ऑर्गेनिज्म हम ऐसे नहीं कह सकते। हम देखते हैं कि अगर कोई चीज़ इन 7 करैक्टरिस्टिक्स अपने पास रखती है तो वह लिविंग है, अगर उसके पास ये करैक्टरिस्टिक्स नहीं है तो वह नॉन लिविंग है।
फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास आपने देखा कि कोई चीज़ ज़मीन के ऊपर मूव कर रही है, इसका मतलब ये आपके जहन में ख़्याल आएगा कि इस चीज़ के पास लाइफ है। क्लास अगर वो चीज़ मूव कर रही है, इसका मतलब ये है कि उस चीज़ के पास एनर्जी है। एनर्जी कहाँ से आई? उस चीज़ ने खुराक खाई। इसका मतलब ये है कि उस चीज़ के पास उस खुराक को डाइजेस्ट करने का पूरा मैकेनिज़्म है। अब जब वो खुराक खाएगी तो उसके जिस्म के अंदर वेस्ट भी प्रोड्यूस होगा, उसके पास एक्सक्रीशन का मैकेनिज़्म भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास अगर वो चीज़ मूव कर रही है तो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तब्दील हो जाए, हार्श हो जाए, तो उस ऑर्गेनिज़म में अपने आप को बचाने के लिए उसके पास कोई मैकेनिज़्म भी होगा, उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस का मैकेनिज़्म। तो क्लास अगर तो ये उसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका मतलब ये है कि वो लिविंग है। क्लास जब साइंसदानों ने सेल को देखा तो सेल के पास भी ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इसका मतलब ये है कि सेल भी एक लिविंग थिंग है। क्लास अब आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक सेल ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्म कर रहा है तो सेल मिलके क्या बनाते हैं? सेल मिलके एक ऑर्गेनिज़म ही तो बनाते हैं। अगर सेल ये काम कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनिज़म भी ये काम करेगा। तो जिसके पास सेल है वो लिविंग ऑर्गेनिज़म है। कोई चीज़ आप आके आपको कहती है कि मैं लिविंग ऑर्गेनिज़म हूँ, आप डायरेक्टली उससे पूछें कि क्या आपके पास सेल है? अगर तो उस चीज़ के पास सेल है तो वो लिविंग है। अगर किसी चीज़ के पास सेल नहीं है तो वो नॉन लिविंग है। इसमें एक थोड़ी सी एक्सेप्शन भी है, उसको हम आगे देखेंगे। छोटा सा पॉइंट है, उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सेल क्या करते हैं? सेल मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल स्पर्म सेल है तो स्पर्म सेल के पास फ्लैजेला होता है, वो मूव करते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पौधा है तो इस पौधे के सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को काम करने के लिए चाहिए होती है रोशनी। फॉर एग्जांपल अगर सूरज इस तरफ है तो ये क्लोरोप्लास्ट एक मैकेनिज़्म होता है मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जब मूव करता है तो यहाँ से ये क्लोरोप्लास्ट भी मूव करता करता यहाँ पे जाएगा और रोशनी लेगा, अपना काम करेगा। इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर मूवमेंट हुई। सेल मुकम्मल तौर पे भी मूव करते हैं, जिस तरह हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये केमिकल्स की तरफ। फॉर एग्जांपल आपके हाथ के ऊपर इन्फेक्शन होगी तो ये जाते हैं जाके वायरस, और जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुई होती है उसको मारते हैं। दूसरा उसका न्यूट्रिशन का मैकेनिज़्म। क्लास सेल्स के अंदर न्यूट्रिशन का मैकेनिज़्म होता है रेस्पिरेशन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं, उनके मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी बनती है। एटीपी जो है आगे स्टोर हो जाती है, एनर्जी बनती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सेल के अंदर रेस्पिरेशन का मैकेनिज़्म है। ओवरऑल इंसान के अंदर भी रेस्पिरेशन का मैकेनिज़्म है। सेल के पास एक्सक्रीशन का मैकेनिज़्म है। ये इसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले लेक्चर में, एक्सक्रीशन कैसे होती है। आप पिछला लेक्चर देख के इसको समझ सकते हैं कि सेल के अंदर जब वेस्ट बढ़ जाता है तो उसके 2 तरीके होते हैं, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसको हमने तफसील से पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। होम्योस्टेसिस, होम्यो का मतलब होता है सेम और स्टेसिस का मतलब होता है स्टेट। अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को सेम स्टेट के अंदर रखना, रेस्ट की हालत में रखना। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्गेनिज़म है तो वो बाहर धूप में गया तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसने टेम्परेचर को रखना है अपने नॉर्मल, तो उस नॉर्मल रखने के लिए उसको स्वेटिंग शुरू हो जाएगी, डिफरेंट मैकेनिज़्म चल जाएंगे। और इसको भी हमने बड़ा अच्छी तरह से पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ, आप पीछे से देख सकते हैं। ग्रोथ, मसल्स, जब सेल्स ग्रो करते हैं तो मसल्स ग्रो करते हैं। सेल के पास जो है ग्रोथ का मैकेनिज़्म होता है। क्लास इसमें भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया होता है, एक हाइपरट्रॉफी होती है, एक हाइपरप्लेजिया होता है। ये 2 टर्म्स आप लोगों के लिए, आप इसको पीछे देख सकते हैं। रिप्रोडक्शन का मैकेनिज़्म होता है सेल के अंदर, माइटोसिस होती है, मियोसिस। ये तमाम की तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो क्लास आज के लेक्चर में बताने का मतलब सिर्फ सेल को अच्छी तरह से डिफ़ाइन करना और इन पॉइंट्स को थोड़ा सा रिव्यू करना। आप इनको एक्सप्लेन में अगर समझना चाहते हैं तो आप पिछले लेक्चर को देखें। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपना मेन टॉपिक शुरू करेंगे, सेल थ्योरी। और क्लास उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को एक एक वर्ड की समझ आ गई होगी। तो अगर प्रॉब्लम है किसी वर्ड के मीनिंग के, किसी वर्ड के कंसेप्ट में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।